गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए करंट अफेयर लेकर आ रहे हैं, जो कि पिछले 6 महीने का पुराना करंट अफेयर होगा। ठीक है ना, अभी तक का। ठीक है ना, ये जो करंट अफेयर है आपके आगामी जितने भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। खासकर अभी जो प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा है, हॉस्टल वार्डन परीक्षा या जो भी आपकी एग्जाम है, ठीक है ना, इसमें हम लोग आज जो है इंडियन जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत देख लेते हैं पहले इंडेक्स जो है मानव विकास रिपोर्ट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ेंगे। अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसको अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही चर्चित टॉपिक था, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। और मोदी 3.0 का एनडीए सरकार का नया मंत्रिमंडल देखेंगे, लोकसभा चुनाव देखेंगे, वित्त आयोग देखेंगे, भारत रत्न किसको किसको मिला है अभी उसको देखेंगे, ग्रैंड स्लैम देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समाचार देखेंगे, अंतरिम बजट देखेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी जानते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी और साइंस, साइंस एंड टेक से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, स्पेस से, अंतरिक्ष से। और सम्मेलन, पुरस्कार, ये सब चर्चित पुस्तकें, अभियान, संयुक्त ऑपरेशन, ये सब देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आप लोग पेशेंस के साथ देखते रहिएगा। और जिसको जिसका मैं बोलूँगा, इसमें जो बहुत सारा नोट्स लिखा हुआ है, जिसको मैं बोलूँगा, जिसको मैं पढ़ूंगा, आप लोग को उसी को नोट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास रिपोर्ट 2023। ये कब जारी हुआ है? तो 13 मार्च 2024 को जारी हुआ है। ठीक है ना, इसमें जो मैं बोलूंगा उसी को नोट करना है। किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, याद रखना है, मानव विकास रिपोर्ट। तो याद रखना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका संक्षिप्त रूप क्या है? यूएनडीपी। संयुक्त राष्ट्र मतलब क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन। डी से क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। कार्यक्रम से क्या हुआ? प्रोग्राम हो गया। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, इसको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक या रिपोर्ट जारी किया जाता है दोस्तों, हर साल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस बार की रिपोर्ट में देखते हैं, इस रिपोर्ट में 193 देशों को उनके मानव विकास सूचकांक, एचडीआई बोलते हैं इसी को, ठीक है ना, इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 की स्थिति के अनुसार पर रैंकिंग दी गई है। देशों को उनके मानव विकास सूचकांक मूल्य के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। ये वाला है अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश, ये जो है 0.8 से अधिक होता है। देखिए ये सब पूरा लिखा हुआ है, जिसमें जो है भारत जो है कौन किस में आता है? मध्यम वाले में आता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। सूचकांक में शामिल शीर्ष देश देखेंगे तो इसमें जो है सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है, विकास हो रहा है मानव का, वो कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। देखिए कौन सा देश है दोस्तों? स्विट्जरलैंड है। उसके बाद कौन सा देश है? नॉर्वे है। तो दो ही ठोक याद रखना है आपको, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे ही याद रखना है आपको। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार मैं कि स्विट्जरलैंड, सना, अभी सना मकबूल करके वो जीती है बिग बॉस वाला, तो याद भी रख सकते हैं सना करके। इसमें भी कौन है? ट्रिक, सना है। एस से क्या है? स्विट्जरलैंड। एन से क्या है? नॉर्वे है। और ए से क्या है? आइसलैंड करके याद रखेंगे। ठीक, हालांकि आई से स्टार्ट होता है लेकिन आ से याद रखेंगे, आइसलैंड करके। ठीक, जैसे भी याद रखें आप लोग। उसके बाद भारत की स्थिति देखते हैं। देखिए भारत की स्थिति का स्कोर क्या है? 0.644 है। देख लेते हैं इसमें भारत का बढ़ गया है क्या? 0.644 है। तो हमारा जो है भारत की स्थिति रिपोर्ट क्या है? 0.644 है। ठीक है ना, तो हमारा ये वाला जो है किस में आएगा? ये वाला थर्ड वाले में आएगा। तो भारत जो है मध्यम मानव विकास वाले देश में शामिल है दोस्तों। इससे यही साबित होता है, कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत जो है कौन से विकास वाला देश है, तो मध्यम विकास वाला देश है। भारत का रैंकिंग कितना है? 0.6 लगभग, याद रखना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्थान कौन से है? सना करके याद रखना है, SNA, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। और भारत की स्थिति क्या है? तो 134वें स्थान पे है। कितने देशों का संरक्षण किया गया है? तो 193 देशों का दोस्तों सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें जो है भारत 134वें स्थान पर है। मतलब जिसका पहला स्थान है वो ज़्यादा अच्छा है और आगे बढ़ते जाएगा तो वो कम अच्छा है। ठीक है, जबकि एचडीआई में देखते हैं 2021 में भारत संशोधन अध्ययन रिपोर्ट में भारत की संशोधित रैंकिंग 135वीं थी, लेकिन अभी क्या है? 134, ये याद रखना है आपको। ठीक है ना, उसी के आधार पे अभी डिसाइड हुआ है। इसमें भारत को मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना, ये हो गया। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति, इसको आपको याद नहीं रखना है, मेन अभी इसमें याद रखना है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है दोस्तों यूएनडीपी। ठीक है ना, ये याद रखना है। और भारत का स्कोर 0.644 है। ठीक है ना, और भारत जो है मध्यम विकास वाले देश में शामिल है। भारत की स्थिति 134 है। बस इतना ही याद रखना है और कुछ आपको याद नहीं रखना है। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म एक बार बता देता हूँ। ब्रिक्स क्या होता है? बी से क्या है बताइए? तो बी से ब्राज़ील है, आर से रसिया है, आई से क्या है? आपका इंडिया है, सी से चाइना है, और एस से क्या है? देखिए इसमें लिखा होगा, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग विश्व के अन्य प्रमुख देशों की स्थिति। इसको भी नहीं देखना है आपको।
देखिए इसमें जो है उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा वर्ष 2010 से मानव विकास रिपोर्ट एसडीआई की गणना की नई प्रविधि का प्रयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 3 संकेतक है। कौन से एक बेस होना चाहिए कि मानव विकास हो रहा है, इसका बेस क्या है, क्वेश्चन आता है बेस क्या है, तो बेस इसका है किस आधार पर मापा जाता है कि मानव का विकास हो रहा है, तो जीवन प्रत्याशा कि जीवन उसकी कैसे चल रही है, यहाँ के पर्सन की, व्यक्तियों की, मानव की, ठीक है ना, इस देश की। शिक्षा सूचकांक, वहाँ का जो है शिक्षा कैसा है, ठीक है ना, देश का। और आय, वहाँ की आय जो है कैसी है करके लोगों की, ठीक है ना। तो इन तीन क्या है, बेस है, याद रखेंगे, मापदंड है, याद रखेंगे, ठीक है ना। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक, ये हो गया। उसके बाद ये सब आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 9वीं T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप। देखिए ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इसको शॉर्ट नोट्स मैं नहीं बनाया हूँ, बुक से आप लोग को बता रहा हूँ, जो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी को नोट करना है, पूरा नोट नहीं करना है, ठीक है ना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है जी। उसके बाद देखिए अभी जो इस बार T20 पुरुष विश्व कप हुआ था, कब हुआ है, सन 2000, कब से हुआ है देखिए, अभी जो हुआ है 2024 में, 2-2 साल के गैप में होता है, ठीक है। तो 9वां क्रम का था ये याद रखना है। लगभग 2000, ये जो है 7 से शुरुआत हुई थी T20 विश्व कप की। चलिए देख लेते हैं ये जो कब हुआ है। अभी आप सभी जान होंगे कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है ना, जिसमें कौन जीता है, भारत जीता था। किसको हराकर जीता है भारत, जो है साउथ अफ्रीका को, ठीक है। तो कब तक हुआ है, 2 से 29 जून के मध्य लगभग, इसको याद रखना है, आता तो नहीं है लेकिन लगभग याद करना। अभी जुलाई चल रहा है आज, ठीक है ना, आज 4 मतलब सॉरी अगस्त चल रहा है, 4 अगस्त हो गया। तो ये 2 से 29 जून के मध्य खेला गया था। स्थल कहाँ था, मेजबानी कौन कर रहा था, कौन से देश में खेला गया है, तो याद रखना है अमेरिका और वेस्ट इंडीज, ये दोनों देशों ने क्या है भूमिका निभाई है, इन्होंने आयोजन किया है, याद रखना है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड, ठीक है। कुल टीम इसमें 20 टीम थी, कुल मैच इसमें 55 मैच खेला गया है। कुल ग्रुप कितना था, 4 ग्रुप था, जिसमें भारत जो है, याद रखना है, भारत भारत जो है ग्रुप ए में सम्मिलित था, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें विजेता, हाँ फॉर्मेट जो है और कुछ नहीं देखना है। फाइनल मैच कब हुआ है, लास्ट हम लोग पढ़े हैं 2 जून से 29 जून के मध्य, तो 29 जून, ठीक है ना, ये है 2024 है। स्थल, फाइनल मैच कहाँ खेला गया है, तो किंगस्टन ओवल, बारबाडोस, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज में एक जगह है, इसका शहर है बारबाडोस, वहीं खेला गया है दोस्तों, याद रखेंगे फाइनल मैच, ठीक है ना। कौन सा मैदान है, किंगस्टन ओवल मैदान है, यहाँ का जो मैदान है किंगस्टन ओवल करके याद रखना है, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। विजेता कौन है, जीता कौन है, तो याद रखना है भारत जीता है, किसको हराकर, उप विजेता कौन था, दक्षिण अफ्रीका। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कितने रन से हराया था, तो 10 रन से हराया है दोस्तों, मतलब सॉरी 10 रन से बोलता हूँ, 7 रन से हराया है, याद रखेंगे। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था, ठीक है। आप लोग देखे होंगे तो आपको मालूम भी होगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता है, जो प्लेयर ऑफ द मैच मतलब फाइनल मैच की बात कर रहे हैं, तो फाइनल मैच में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया था, विराट कोहली ने। कितने रन बनाए थे, 76 रन बनाए थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज, पूरा जो टूर्नामेंट चला है उसमें सबसे अच्छा प्लेयर कौन था, किसको चुना गया है, तो जसप्रीत बुमराह को, ये हमारे भारतीय बॉलर है, ठीक है। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, रोहित शर्मा थे। दक्षिण अफ्रीका टीम के कप्तान कौन थे, तो एडम मार्करम थे, ठीक है, ये याद रखना है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं T20 विश्व कप 2024 के दूध ब्रांड एम्बेसडर क्रिस गेल था। भारत की ओर से ब्रांड क्या बोलते हैं इसमें, ब्रांड एम्बेसडर कौन था, तो कौन है, भारत का था युवराज सिंह दोस्तों, याद रखेंगे कौन है, युवराज सिंह, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद देखते हैं भारत की T20 में यह दूसरा विश्व कप है, इससे पहले भारत 2007 में जीता था, उसके बाद 2024, मतलब बहुत साल का गैप हो गया था दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो लगभग 17 साल का गैप हो गया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है, तो इसने, और बाकी याद नहीं रखना है। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया है, तो अर्शदीप सिंह भारत ने लिया था। और इसमें कुछ याद नहीं रखना है आपको। देखिए इसमें जो विजेता है उसको देख लेते हैं हम लोग, विजेता इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार कब हुआ है T20 विश्व कप, तो 2007 में हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। 2000 कब हुआ है, 2007 में हुआ है, ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत कौन जीता था, भारत जीता था, और मेजबान कौन किया था, मतलब कौन से देश में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है आपको। मेन याद रखना है भारत जो है 2007 में जीता है, उसके बाद जो है अभी 2024 में जीता है, ठीक है, ये याद रखना है। और कुछ बाकी इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 2024 में जीता है, 2024 में भारत में हुआ है, भारत जीता है, कहाँ हुआ था, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था, ये याद रखना है। उसके बाद देखते हैं मोदी 3.0, ठीक है, लिखा है NDA। NDA मतलब क्या है,
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे। कभी कभी यही आ जाता है, तो क्या है, एनडीए का फुल फॉर्म लिख लीजिए। एन से नेशनल, डी से डेमोक्रेटिक मतलब हिंदी में होता है लोकतांत्रिक, और ए मतलब होता है अलायंस या गठबंधन, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन बने इसमें, तो नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी के पास जो है कौन कौन सा मंत्रालय है, तो कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु विभाग, अंतरिक्ष विभाग और अन्य विभाग जो अन्य मंत्रियों को नहीं दिए गए, ये है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, शपथ याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग कैबिनेट मंत्री देख लेते हैं, कैबिनेट मंत्री कौन कौन है। ये हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, ये रक्षा मंत्री बने हैं। अमित शाह जो है वो सहकारिता या गृह मंत्री बने हुए हैं। नितिन गडकरी जो पुराने ही विभाग मिला है इनको, इन तीनों को, सड़क परिवहन राजमार्ग। जेपी नड्डा ये पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन इस बार इनको मंत्री बनाया गया है। कौन से मंत्री है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, ठीक है ना, इस बार उनको कौन सा मंत्री बनाया गया है, पहली बार सांसद बने, मतलब अभी सांसद बने हैं, उससे पहले विधायक बनते थे, तब वो सीएम थे, तो कृषि मंत्री बने हैं। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री बनी है, यही क्या है अभी, मतलब इन्होंने ही अभी बजट प्रस्तुत किया था लोकसभा में। उसके बाद एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री हैं, ये भी अपने पुराने पद पे कायम है। और देखते हैं इसमें मनोहर लाल खट्टर, ठीक है ना, मनोहर लाल खट्टर जो है इसमें क्या, हरियाणा के जो सीएम है। ऊर्जा मंत्री, आवास एवं शहरी विकास, ठीक है ना। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। इस्पात मंत्री कौन है, कुमार स्वामी, याद रखेंगे, एसडी। धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री है, ये याद रखना है दोस्तों, ठीक है। बाकी इधर उतना याद नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। आदिवासी मंत्री उराव है। कपड़ा मंत्री, रेल मंत्री याद रखेंगे अश्विनी वैष्णव। दूरसंचार और पूर्वोत्तर राज्य, मतलब पूर्वोत्तर मतलब किधर हो गया, असम, मेघालय, इधर साइड हो गया, ज्योतिराज सिंधिया को बनाया गया है। भूपेंद्र यादव याद रखेंगे, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी, जिसका मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे बस नहीं, आप लोग को नोट भी करते जाना है, ठीक है ना। ये हो गया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। मनसुख मंडाविया ये श्रम मंत्री है, और बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान को याद कर सकते हैं, खाद्य मंत्री हैं, खाद्य मंत्री बनाया गया है, ठीक है। चलिए, और बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, ये स्वतंत्र प्रभार वाले हैं। राज्य मंत्री हमको सिर्फ याद करना है, तोखन साहू। तोखन साहू छत्तीसगढ़ से राज्य मंत्री बने हैं। इनके पास कौन सा विभाग है, आवास एवं शहरी मंत्रालय, ठीक है, ये याद रखना है। बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव कितने सीटों पर हुआ था, तो दोस्तों सभी को याद होना चाहिए, ये जो है 543 सीटों के लिए हुआ था चुनाव की घोषणा, ठीक है ना। 543 सीट लोकसभा के लिए चुनाव, ठीक। चुनाव कब हुआ है, अप्रैल मई जून में हुआ है। चुनाव परिणाम कब आया है, इसका रिजल्ट तो 4 जून को आया था, ठीक है, ये याद रखना है। 7 चरणों में हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कितने चरण में, टोटल जो है 7 चरणों में हुआ है। लास्ट चरण कब था, 1 जून को था, और रिजल्ट कब आया है सबका, तो 4 जून को आया है, ठीक है। प्रथम चरण कब से है, तो 19 अप्रैल से शुरुआत हुआ था। 19 अप्रैल के बाद 26 अप्रैल, फिर 7 मई था, फिर 13 मई, 20 मई, 25 मई, 1 जून, लगभग इसको याद करना है। कभी क्वेश्चन आ गया कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सा चरण सम्मिलित नहीं था, ठीक। टोटल 7 चरण में से डेट भी याद रखना है, 19 अप्रैल, फिर 26 अप्रैल, फिर 7 मई, फिर 13 मई, फिर 20 मई, फिर 25 मई, फिर 1 जून, ये याद रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो चुनाव हुआ है कौन से चरण में हुआ है, तो देखिए 102 सीट पे चुनाव हुआ है प्रथम चरण में, ये याद रखना है। और सर्वाधिक जो मतदान प्रतिशत है वो कौन से चरण में हुआ है, देखिए इसमें 61, 69 वाला, ये वाला चतुर्थ चरण में, ये याद रखना है, ठीक है ना। कुल मतदान प्रतिशत कितना हुआ है, अगर एवरेज देखा जाए, हम लोग सबका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, तो याद रखना है दोस्तों 65% चुनाव हुआ है। कितना परसेंट, 65 चुनाव मतलब मतदान हुआ है, सॉरी, ठीक है ना। 65% क्या है, लोगों ने अपना मत का उपयोग किया है, 65% लोगों ने, ठीक, जितने, तो 65% इसमें चुनाव मतलब मतदान प्रतिशत था, ये हो गया। कुल लोकसभा सीट 543 थे, ठीक है ना। इसमें से देख लेते हैं हम लोग, कुल लोकसभा सीट 543 में से कितना कितना आरक्षण था, तो ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। एसटी के लिए कितना आरक्षण था, तो 543 सीटों में से 47 सीट से कौन जीत, मतलब कौन कौन बना है सांसद, किसके, मतलब आदिवासी लोगों के लिए 47 सीट का आरक्षण था, मतलब इन 47 सीट है, इसमें आदिवासी लोग बनेंगे ही बनेंगे, यहाँ सीट से और कोई दूसरा कास्ट का कोई नहीं बन सकता, कैटेगरी का। उसी प्रकार जो 84 सीटें रिजर्व थी लोकसभा में, उसमें जो है सिर्फ एससी कैटेगरी के ही उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, और उन्हीं लोग जीतेंगे, ठीक है। और सामान्य से 412 था। ओबीसी के लिए भी कोई आरक्षण नहीं है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें कितनी है, तो याद रखना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें हैं वो है 11 सीटें हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 3 चरण में मतदान हुआ है। कौन कौन से चरण है, एक पहला चरण था 19 अप्रैल, फिर 26 अप्रैल, फिर 7 मई,
लगातार जो हुआ है चरण उसी में हुआ है, जिसमें पहला चरण में सिर्फ बस्तर में हुआ है। छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा सीट है? तो 11 लोकसभा सीट है दोस्तों, याद रखना है। सबसे पहले तो जितने भी संभाग है छत्तीसगढ़ में, कितने संभाग है? 5 संभाग। ऊपर से आते हैं, सरगुजा संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग। तो 5 से यही हो गए। उसके बाद उत्तर साइड का देखते हैं, और तो कोरबा भी है, ठीक है, जांजगीर चांपा है, ये हो गया जांजगीर चांपा, और बिलासपुर तो हो गया था, कांकेर था इधर अपना, ठीक है ना, महासमुंद है, ठीक है। तो ये सब आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कुछ कुछ और है, चलिए। तो पहला चरण जो है 19 अप्रैल 2024 बस्तर, देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहला चरण बस्तर में हुआ था। दूसरा चरण में कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद में हुआ था। तो आपको जो है याद करने का ट्रिक यही है कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तो 11 लोकसभा सीट कौन कौन से हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। अभी तो हम लोग देखे थे, टोटल भारत में 543 लोकसभा सीट हैं, जिसमें जो है एसटी के लिए आरक्षित कितना था? तो 47 सीटें था, और 84 सीट किसके लिए आरक्षित था? एससी के लिए। अब हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए देखें तो छत्तीसगढ़ में टोटल लोकसभा सीट 11 है, जिसमें से एसटी के लिए याद रखना है आपको 4 सीट रिजर्व है, और एससी के लिए सिर्फ जो है 1 सीट रिजर्व है। बाकी जो कितना बच गया? 6 सीट बच रहा है, 6 सीट जो है यूआर है, अनरिजर्व है। अब हम लोग देखते हैं इसमें से एसटी सीट कौन कौन सा है, तो ध्यान से देखेंगे छत्तीसगढ़ में एसटी सीट एक हो गया बस्तर, कांकेर, रायगढ़, सरगुजा, ये हमारा एससी सीट है, मतलब सॉरी एसटी है, ये वाला सीट है ना, देख लेंगे, ये वाला एसटी है, शेड्यूल ट्राइब वाला, जनजाति वाला। और एकमात्र जो सीट था एससी सीट, मतलब शेड्यूल कास्ट सीट, वो कौन सा था? जांजगीर चांपा। बाकी जितने भी सीट हैं सब क्या है? वो जनरल सीट थे, ठीक है ना। तो याद रखना कौन कौन सा सीट है, देख लेते हैं। बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा, ये याद रखना है आपको। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें छत्तीसगढ़ वाला सीट है। छत्तीसगढ़ से कौन कौन सा सीट है, कौन कौन सी इसमें जीते हुए हैं, सांसद कौन बने हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है दोस्तों, एक सीट है राजनांदगांव, हमारे पूर्व सीएम जो रहे हैं भूपेश बघेल जी, वो जो है राजनांदगांव सीट से ही चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी से, लेकिन वो क्या है, इस बार नहीं जीते, ठीक है। तो याद रखना है, संतोष पांडे ने जीता है वहाँ का चुनाव जो है। तो इतना याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारणी है, याद रखना। पहला चरण में छत्तीसगढ़ में बस्तर में हुआ है, दूसरा चरण में कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में हुआ है, ये याद रखेंगे। इसका ट्रिक भी है, सब लोग याद कर रहते हैं। इसका ट्रिक है करम करके याद रखेंगे, ठीक है, करम या कराम करके याद रखेंगे, कराम या करम करके। तो क से क्या है? कांकेर आ जाएगा, ठीक है, या काराम करके हो गया, काराम। तो का से कांकेर, रा से राजनांदगांव और म से महासमुंद, ठीक, याद रहना चाहिए। और बाकी जितने भी बच रहे हैं सब तीसरा चरण में डाल देना है। पहला चरण में तो सिर्फ बस्तर ही है। चलिए उसके बाद देखते हैं संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही अनुच्छेद जो चर्चित टॉपिक रहता है, करंट से ही क्या है आपके स्टैटिक क्वेश्चन ही बनते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जो भी एग्जाम है, चाहे एसएससी के एग्जाम, व्यापम के एग्जाम, पीएससी का हो, यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अनुच्छेद 74 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भी चुनाव हुआ है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 में क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। इसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना, यही इसकी परिभाषा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अनुच्छेद 74 ये बोलता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। उसके बाद है अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। उसके बाद 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना है। अब सभी जानते हैं कि 79, 80, 80 है और 81, ठीक है ना, 79, 80 और 81 है। 79 में क्या है, आप सभी जानते हैं, इसमें संसद है, उसके बाद राज्यसभा, फिर लोकसभा है, ठीक है। उसके बाद है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन परिसीमन होगा, ठीक, ये किसने कहा? ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 82 में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जागरूकता के लिए नेशनल आइकॉन, चुनाव जागरूकता के लिए तो कौन था? तो सचिन तेंदुलकर थे, जो क्रिकेट से संबंधित। राजकुमार राव सभी जानते हैं, ठीक है। अभी मूवी भी आ रहा है इनका, स्त्री 2 अभिनेता है। शीतल देवी कौन है? पैरा, पैरा मतलब क्या है? हैंडीकैप्ड वाला, तीरंदाजी है, आर्चरी गेम, ठीक है। उसके बाद है टैगलाइन। टैगलाइन क्या था इस बार चुनाव का? तो चुनाव का पर्व, देश का गर्व, ठीक है,
यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो मैं लिख देता हूँ, इधर पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। चुनाव का पर्व देश का गर्व, ठीक है, देश का गर्व और चुनाव का पर्व। जारी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी दोस्तों। यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन याद रखना है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे। और 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, सबको पढ़ा दिया हूँ मैं, यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 18 वर्ष कर दी गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और 1989 में कौन प्रधानमंत्री थे? तो याद रखना है, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी के टाइम ऐसा हुआ है कि चुनाव में वोट डालने की आयु, मतदान करने की आयु 21 वर्ष पहले थी, उसको 18 वर्ष कर दिया गया है, सभी जानते हैं, ठीक है ना, कि 18 वर्ष जो है अभी। उसके बाद हेल्पलाइन नंबर इसका क्या है? ये जो है चुनाव के लिए अभी किसी को हेल्प की जरूरत है तो 1950 याद रखना है। कौन सा है? 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं, जितना भी पॉइंट बताया जा रहा है उसको नोट करते चलिए आप लोग। लोकसभा सीट हम लोग राज्यवार देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है, मतलब भारत में टोटल 28 राज्य है, जिसमें से क्रम से दिया हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीट है, 80 है। उसके बाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु, ठीक, ये याद रखना है आपको। तो इसका जो है आप क्वेश्चन देखेंगे सेट में तो एग्जाम में आया हुआ है, इसको मतलब भारत के जो राज्य है और वहाँ लोकसभा सीट को आप लोग जमाइए करके, जमाइए सम्मिलित कीजिए। सही जोड़ी में भी आया हुआ है, तो याद रखना है सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं देख लीजिए, 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं, याद रखना है भाई दरवाजा, ठीक है। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 सीटें हैं। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं, याद रखना है दोस्तों। कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। कितनी है? 42 सीटें हैं। बंगाल से याद रखना है 42 सीटें करके करके, ठीक है। उसके बाद बिहार में है, ठीक है, बंगाल बिहार ऐसा बोलते हैं, तो बंगाल के बाद बिहार में है 39 सीटें। फिर 38 जो है तमिलनाडु में है, 5वें नंबर पे तमिलनाडु है, ठीक है। ये लिस्ट आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद बाकी इधर याद करने की जरूरत नहीं है। अपना छत्तीसगढ़ देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? तो 11 सीटें हैं, ठीक है ना। ये हो गया, एक बार रिवाइज फिर से कराएंगे इसको पढ़ने के बाद, ठीक है ना। इसको अलग अलग पार्ट में करेंगे क्योंकि करंट ज़्यादा है इसमें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए बुक कोई भी लेंगे उसमें बहुत सारे करंट अफेयर रहते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ने बोल रहा हूँ, जिसको याद करने बोल रहा हूँ, आप लोग को वही पढ़ना है, तब आपके लिए ज़्यादा आसानी होगा। चुनाव परिणाम देखते हैं हम लोग। तो अभी लोकसभा चुनाव परिणाम में सबसे ज़्यादा जो सीट जीती है लोकसभा में, वो कौन सी जीती है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जीती है। कितनी सीटें जीती हैं? 240 सीटें जीती हैं दोस्तों, याद रखना है। और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किसने जीती है? तो 99 सीट जीती है। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने 37 सीट, 37 सीट। और IAITC, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जो ममता दीदी वाला है, ममता बनर्जी वाला, ठीक है, पश्चिम बंगाल वाला, उन्होंने 29 सीटें जीती हैं, याद रखना है। उसके बाद है डीएमके, डीएमके जो किसके साथ है? नरेंद्र मोदी के साथ जी, मतलब उनके साथ गठबंधन में है, एनडीए में। तो इन्होंने 22 सीटें जीती है, मतलब इनके जो है 22 सांसद हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। सबसे ज़्यादा भाजपा का है, फिर कांग्रेस का है, फिर समाजवादी पार्टी का 37 है, फिर तृणमूल कांग्रेस का 29 है, फिर डीएमके का है, ठीक है ना, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का, ये याद रखना है, ठीक है, 22 सीटें। सॉरी, इसमें जो तेलुगु देशम पार्टी है वो मोदी जी के साथ है ना, याद रखिएगा। ये टीडीपी है, ठीक है, डीएमके नहीं है, टीडीपी वाला है दोस्तों। ये जो है चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी है, ये पार्टी है, ठीक है ना, वो जो है मोदी जी के साथ है, 16 सीट के साथ, ये याद रखना है, सॉरी, ठीक है। और बाकी तो ठीक है। जनता दल यूनाइटेड वाला कौन सा है? ठीक है, जनता दल यूनाइटेड मतलब वही नीतीश कुमार वाला पार्टी है, ठीक, वो भी मोदी जी के साथ है। तो इसी प्रकार जो है बाकी याद नहीं रखना है आपको। तो टोटल लोकसभा सीट कितना है? 543 सीटें हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे अनुभवी 8वीं बार सांसद कौन कौन बने हैं। तो देखते हैं 8वीं बार सांसद सबसे ज़्यादा अनुभवी कौन थे। तो एक मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के, टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, तो वीरेंद्र कुमार, ठीक है ना, ये है सर्वाधिक 8 बार जीत चुके हैं, अभी तक 8वां बार था इनका। और केरल का था मेवेलिकारा, ठीक है ना, ये याद नहीं रखना है आपको, बस ऐसी बस याद रखना है। युवा सांसद प्रत्येक 25 वर्ष के कौन है? तो समस्तीपुर एलजेपी पार्टी के हैं, इतना भी याद नहीं रखना है आपको, बाकी याद नहीं रखना है। 7 निर्दलीय सदस्य, इसको भी याद नहीं रखना है आपको। 74, हाँ ये याद रखना है, ठीक है ना। अभी लोकसभा चुनाव 543 सीट पे हुआ है दोस्तों। कितने सीट पे हुआ है? 543 सीट में, जिसमें से 74 जो है महिला सांसद चुनकर आए हुए हैं, महिला सांसद आए हैं चुन के।
74 जो है याद रखेंगे, कितना, 74। ठीक है, याद रखना है। और 2019 का चुनाव का देखिए, हर चुनाव जो है लोकसभा चुनाव हर 5 साल में होता है। इससे पहले कब हुआ था, जो 2024 के पहले तो 2019 में हुआ था, जिसमें 78 महिलाएं थी। इस बार कितना महिला थी, इस बार कितना महिला है, 74 महिला है। तो इस बार जो है 4 महिला कम हो गई है। ठीक है, याद रखना है इतना। सबसे ज़्यादा 11 महिलाएं, सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ से जीती है, तो पश्चिम बंगाल से जीती है, ये याद रखना है। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें टोटल जो है 74 महिला सांसद जीत कराई हुई है। ठीक है, और सर्वाधिक महिला जो है पश्चिम बंगाल से है। 5 बड़ी विजय में हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो अंतर से जीती है वो कौन है, तो वो कौन जीता है, तो शंकर लालवानी, ये बीजेपी से जीते हैं इंदौर सीट से। ठीक है ना, ये याद रखना है, शंकर लालवानी, बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट ने देश में सबसे अधिक 2,18,674 नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन ऑफ द अबव, इस इनमें से कोई नहीं वोट दर्ज करके इतिहास रख दिया है। मतलब इंदौर सीट में सबसे ज़्यादा नोटा का यूज़ किया गया है दोस्तों, ये बता रहे हैं। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग, ओम बिरला 18वीं लोकसभा की स्पीकर चुने गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है दोस्तों, याद रखना है आपको, वो है ओम बिरला जी है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो वो जो है राहुल गांधी जी है कांग्रेस से। तो संविधान के अनुच्छेद 93 में यह व्यवस्था करता है कि लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में 2 सदस्यों का चयन करेगी। ठीक है, अभी उपाध्यक्ष कोई नहीं बना है अभी तक, अध्यक्ष बस है। भारत में अध्यक्ष का कार्यकाल एक जीवंत और गतिशील संस्था है जो संसद की वास्तविक जरूरतों तथा समस्याओं को हल करता है। ठीक है ना, अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। सदन का मतलब लोकसभा सदन का कौन है, ये लोकसभा सदन का ओम बिरला जी है, संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख। उसके बाद क्या है, संसद के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। जैसे लोकसभा का पीठासीन अधिकारी हो कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। उसी प्रकार राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी मतलब मेन कौन होता है, तो वो होता है राज्यसभा का सभापति बोलते हैं। ठीक है, और वही क्या है, उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के लिए एक सभापति तथा एक उपसभापति होता है दोस्तों, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, याद रखेंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा इसका निकालने का प्रोसेस। चलिए उसके बाद देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार अनुसार अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अध्यक्ष चुने जाने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी इस पद के लिए संविधान और देश के कानूनों की समझ रखने वाले व्यक्ति को वरीयता क्रम में रखा जाता है, मतलब उनको प्रायोरिटी दी जाती है अध्यक्ष बनाने के लिए, बोल रहे हैं। उसके बाद है, सामान्यतः सत्ताधारी दल के सदस्य को अध्यक्ष चुना जाता है। सही बात है, जिस सरकार मतलब जिस पार्टी की सरकार बनी है उसी पार्टी से अध्यक्ष चुना जाता है। यह प्रक्रिया एक परंपरा के रूप में विकसित हुई है, जिसके अंतर्गत सत्तारूढ़ जो सत्ता पार्टी है दल सदन में अन्य दलों या समूहों के नेताओं के साथ अनौपचारिक परामर्श के बाद अपने उम्मीदवार को नामित करता है। मतदान की बात करें तो अध्यक्ष का चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से सदस्य सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला पूरा। किसका मतदान कैसे होता है, लोकसभा अध्यक्ष का मतदान कैसे होता है, कैसे चुना जाता है। तो अध्यक्ष का चुनाव जो होता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से, किन सदस्यों में से, राज्यसभा सदस्य नहीं रहेंगे, लोकसभा सदस्यों में से सदन में उपस्थित, जो सदन में जितने लोग उपस्थित है, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, साधारण बहुमत मतलब 50% + 1 ये होता है, साधारण बहुमत से होता है, याद रखना है, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से। कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना दिन के लिए होता है या कितना साल के लिए होता है, तो अध्यक्ष अपने चुनाव तारीख से अगली, क्या बोल रहा है, अध्यक्ष अपने चुनाव तारीख से अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक 5 वर्ष तक पद धारण करता है दोस्तों, याद रखेंगे, 5 वर्ष तक ये पद धारण करे रहते हैं। अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियां क्या क्या है, तो वह सदन के अंदर भारत के संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों तथा संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार होता है। वही अंतिम क्या है, व्याख्या करता है। उसके बाद है, वह इन प्रावधानों की व्याख्या के मामलों में अक्सर ऐसे निर्णय देता है जिनका सदस्य द्वारा सम्मान किया जाता है और जो प्रकृति में बाध्यकारी होते हैं। मतलब इन्हीं का मतलब ये जो बोल दिए वही क्या है, अंतिम रहेगा। ठीक है, कोई हर हर सदस्य को इसका सम्मान करना पड़ेगा, इनके निर्णय का सम्मान करना पड़ेगा, कोई इनके खिलाफ नहीं जा सकता। ये दोस्तों, ये जो पढ़ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष का बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पेशेंस रखिए, आप सिलेक्शन ले रहे हैं तो बिल्कुल पेशेंस रखिए। आप लोग को डेफिनेटली अगर ये करंट वाला पढ़ेंगे आप लोग, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी इस बुक से, तो आपको संविधान की बुक लोकसभा अध्यक्ष देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, ये बेनिफिट है, अलग से आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी संविधान के लिए।
चर्चित टॉपिक ले। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक, वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर कोई विधेयक या बिल आ रहा है जिसमें सदन में मतभेद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नियम चेंज करना चाहिए करके, तो राष्ट्रपति जो है आहूत करता है, बैठक बुलाता है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ। लोकसभा का सीट कितना है, 543 सदस्य, 543 सदस्य है, और राज्यसभा में 250 सदस्य है, तो सब एक साथ बैठते हैं। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है दोस्तों, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, वह सदन को स्थगित कर सकता है, ठीक है, या सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा गणपूर्ति की अनुपस्थिति में बैठक को स्थगित कर सकता है। आखिर हम लोग देखते हैं आखिर गणपूर्ति होता क्या है। गणपूर्ति ये होता है कि मान लो मैं मीटिंग बुलाया हूँ, ठीक है ना। अब मीटिंग मान लो मेरे 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 पास जितने भी सदस्य हैं मेरे फैमिली मेम्बर में, उन लोग मान लो 10 लोग हैं। अब मैं मीटिंग बुला रहा हूँ, कुछ निर्णय लेना है, मान लो घर ही लेना है या कुछ पैसा संबंधित कुछ काम कराना है, तब मीटिंग बुला रहा हूँ। अब कोई नहीं आ रहा है, सब अलग अलग दूर में है, ठीक है, सब अलग अलग रह रहे हैं मान लो। अब एक जगह बुलाते हैं कि मान लो उसमें से जो है 2 ही लोग आ जाते हैं, तो मैं मीटिंग स्टार्ट करूँगा कि नहीं करूँगा, उस संबंध में जो बात करना चाहता हूँ वो करूँगा कि नहीं करूँगा, कि उसको पोस्टपोन कर दूंगा आगे, कि कम सदस्य लोग आए हैं या कम फैमिली मेम्बर आए हैं, ऐसा करूँगा करके। तो यही क्या कहलाती है, गणपूर्ति। गणपूर्ति 1/10वां हिस्सा होता है। 1/10वां हिस्सा मतलब होगा कि 543 का 1/10, मान लो हम लोग 550 का देखते हैं, ठीक है ना, तो 550 का 1/10 कितना हो गया, तो दोस्तों याद रखना है कितना हो गया, 55, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, वह सदन को स्थगित कर सकता है, स्थगित मतलब पोस्टपोन कर सकता है, आगे के लिए बढ़ा सकता है, या सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 543 है, का 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा मतलब ऐसा करेंगे 543/10 करेंगे, मतलब कितना सदस्य आएगा, लगभग क्या है 54 सदस्य आएंगे। अगर 54 सदस्य से मीटिंग बुला रहे हैं मान लो लोकसभा अध्यक्ष जी, अगर मीटिंग में 543 में से 54 से कम सदस्य आए हैं तो मीटिंग को वो कैंसिल हो सकता है या कर सकते हैं। अगर 54 से ज़्यादा आए हैं तो मीटिंग क्या है, जिस टॉपिक में बात होनी है मीटिंग में वो क्या है, जारी रहेगी, मतलब आगे हो सकता है प्रोसेस, ठीक है। ये है गणपूर्ति, जॉइंट सीटिंग उसको बोलते हैं, संयुक्त बैठक। उसके बाद देखते हैं, अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं देता है, लेकिन बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष को मत देने का अधिकार होता है। कोई भी सब्जेक्ट पे बात चल रही है, ठीक है ना, कोई भी कानून के बारे में बात चल रही है जिसमें विपक्ष भी रहते हैं और पक्ष वाले भी रहते हैं। अब ऐसा डिसीजन हो गया है जिसमें विपक्ष में भी मान लो, विपक्ष के मतलब मान लो 100 लोग विपक्ष में मतदान कर रहे हैं, मतलब कानून पे उसके अगेंस्ट मतदान कर रहे हैं, और कानून के पक्ष में 100 लोग मतदान कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या है, मतदान जो हो रहा है वो बराबर हो गया है, टाई का कंडीशन हो गया है कि निर्णय लेना है कि नहीं लेना है, बिल बनाना है कि नहीं बनाना है, तो उस कंडीशन में लोकसभा अपना निर्णायक मत प्रयुक्त करता है, ये है, ठीक है ना। पहले अगर नॉर्मल ही केस हो गया है कि जीत गया है एक साइड तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाई की केस है, ठीक है ना, तब ये कंडीशन है कि लोकसभा अपने मत मतलब लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने मत का प्रयोग करता है। उसके बाद है, वह किसी विधेयक के धन विधेयक होने या नहीं होने का फैसला करता है और इस प्रश्न पर उसका अंतिम निर्णय होता है, याद रखेंगे। कोई विधेयक आया है, कोई बिल आया है, वो जो है धन से संबंधित है, टैक्स से कम कम ज़्यादा कर रहे हैं किसी टैक्स को, या धन से संबंधित है, धन को निकालना है, कितना कोष है मतलब जमा है राशि, उसके बारे में कुछ बातचीत करनी है, नियम बनाना है, तो उसके लिए कौन सा विधेयक जो है धन से संबंधित है, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रश्न पर उसका अंतिम निर्णय होता है। उसके बाद देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के बारे में बता दिया हूँ, क्या है, दल बदल कानून है। 10वीं अनुसूची में है, दल बदल प्रावधान के अंतर्गत दल बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय अध्यक्ष ही करता है। हालांकि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, कि अध्यक्ष जो निर्णय लिया है न्यायिक समीक्षा के अधीन, मतलब उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और 10वीं अनुसूची में, संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या बोलता है कि दल बदल का अधिनियम है। दल बदल का अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों याद रखेंगे कि मान लो कोई सदस्य है, भाजपा का कोई सांसद जीत कर आ गया है, अब वो भाजपा का सांसद जीत के आ गया है, अब वो अपना पार्टी चेंज कर रहा है, मान लो कांग्रेस में जाना चाहता है या समाजवादी पार्टी में जाना चाहता है, कोई भी पार्टी में जाना चाहता है, ठीक है ना, तो मान लो चले जाता है वो, तो वो जो है सांसद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, जो पोस्ट अभी जीत कर आया है सांसद के पद में, तो सांसद के पद में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये है दोस्तों। ऐसे कंडीशन में वो सांसद के पद में नहीं रहेगा। अगर उसके पार्टी के लोग, एक साथ ट्रांसफर करते हैं दूसरे, ठीक है ना, दूसरे मतलब दल में 2/3 लोग एक साथ करेंगे उसके पार्टी के लोग, तभी क्या है हो सकता है, अदरवाइज मतलब तभी क्या है चेंज हो जाएगा और उनकी सदस्यता भी नष्ट नहीं होगी। अदरवाइज वो सिंगल करेंगे, ऐसे 2-3 लोग करेंगे, 2/3 से कम लोग, तो उनकी सदस्यता नष्ट हो जाएगी, मतलब वो सांसद या विधायक नहीं रहेंगे। ये है, आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, एक वीडियो भी बना दिया हूँ मैं, तो आपको याद रखना है। अध्यक्ष सदन उसकी समितियों या सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है, ठीक है ना, उनका संरक्षक होता है, देख रेख करता है। अध्यक्ष दो है, अध्यक्ष क्या है, सदन
मतलब लोकसभा की बात कर रहे हैं, उसकी समिति हो गई, सदस्यों के अधिकार हो गए तथा उसके विशेषाधिकारी हो गए, विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। उसके बाद है विशेषाधिकार के किसी भी प्रश्न को परीक्षा, जांच और प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपना अध्यक्ष पर निर्भर करता है, ये याद रखना है। और ये लोकसभा अध्यक्ष के बारे में था, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है भर्तहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जब सबसे पहले चुनाव होता है, ठीक है ना, लोकसभा का भी जब चुनाव हर 5 साल में जब चुनाव होता है तो सबसे पहले क्या है, कोई प्रधानमंत्री पहले से बन जाता है कि कोई मंत्री पहले से बन जाता है या फिर कोई लोकसभा अध्यक्ष पहले से बन जाता है? कोई नहीं बनते हैं, सभी सबसे पहले क्या है, सांसद बनकर आते हैं। तो उन सांसद को सबसे पहले वो दिलाया जाता है, शपथ दिलाया जाता है, ओथ, ठीक है। तो कौन दिलाएगा? तो याद रखना है, जो निर्वाचित लोग जीत के आए हैं, मतलब 543 में चुनाव हुआ था 543 सीटों में, तो 543 में से जो सबसे वरिष्ठतम और अनुभवी व्यक्ति है उनको क्या है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर जो है अन्य जो बाकी सदस्य है उनको क्या दिलाता है, तो सदस्य मतलब वो दिलाता है, शपथ दिलवाता है। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, याद रखना है। अभी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को संविधान के अनुच्छेद 95(1), कौन सा अनुच्छेद है देख लीजिए, 95(1) के तहत प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। महताब 7वीं बार सांसद चुने गए। वर्तमान में महताब कटक क्षेत्र से क्या है, सांसद है, याद रखेंगे, यही है, ये प्रोटेम स्पीकर है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर होता है। अस्थायी स्पीकर मतलब जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कब होगा? जब सदस्य लोग, जितने भी सदस्य लोग हैं, सांसद लोग शपथ लेंगे, उसके बाद अब मीटिंग में बैठेंगे, अपने सदन में बैठेंगे, तब क्या है, वहाँ लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन बनेगा। जब चुनाव मतलब निर्णय हो जाता है ये बनेंगे करके, तभी वो प्रोटेम स्पीकर अपना पद खाली कर देता है। ठीक, प्रोटेम स्पीकर क्या है, सांसद तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अस्थायी रूप से वो प्रोटेम स्पीकर बना है, वो पद खाली हो जाता है। तो कटक से सांसद है, बीजेपी छोड़कर, मतलब बीजेडी, बीजू जनता दल में थे ये। प्रोटेम स्पीकर के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। तो जैसे ही नई सरकार बनती है, भारत सरकार विधायी विभाग लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों की सूची तैयार करता है। नई सरकार बन गई, ठीक है, सब लोग जीत कर आ गए हैं, 543 लोग। तो जो सरकार है, जो सत्ता जीती है, जो पार्टी जीती है, अपने लिस्ट तैयार करती है कि कौन सबसे ज़्यादा सीनियर है। फिर इसे संसदीय कार्य मंत्री या प्रधानमंत्री को भेजा जाता है, ताकि एक सांसद को, प्रोटेम स्पीकर और 3 अन्य सदस्यों को शपथ ग्रहण के लिए चुना जा सके। ठीक है, याद रखना है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो लिखा हुआ इसमें देखिए, ये जो है द्रौपदी मुर्मू, मतलब राष्ट्रपति करता है। 18वीं लोकसभा चुनाव, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की दृष्टि से हम लोग अगर देखें तो क्या है, सूरत निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के मुकेश दलाल 18वीं लोकसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। निर्विरोध मतलब क्या होता है, इनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हुआ था। कौन सा क्षेत्र है? सूरत का क्षेत्र, जो सूरत जो है गुजरात का, वहाँ जो सूरत लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ भाजपा के जो मुकेश दलाल थे उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ है, याद रखेंगे, निर्विरोध जीत गए। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज, उत्तर प्रदेश से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र बोल रहे हैं? कौशाम्बी, ठीक है ना। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद है, सबसे युवा सांसद वही है, याद रखेंगे, ठीक है ना। क्या नाम है? पुष्पेंद्र सरोज। उनकी आयु 25 वर्ष 3 माह है। उसके बाद है, और क्या फैक्ट बात है, चुनाव में बिहार के समस्तीपुर से लोजपा रामविलास के टिकट पर निर्वाचित संभावी दूसरी सबसे युवा सांसद है। बाकी इधर याद नहीं रखना है। सबसे ज़्यादा कौन जीता है? शंकर लालवानी जीता है, ठीक है ना, जीते हैं इंदौर से। उसके बाद ये सब है 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 543 सांसदों में से 74 महिलाएं पढ़े हैं ना, हाँ, तो याद रखना है 74, 74 ये शायद एक बार देख लेंगे। और 73, उसमें 74 लिखा था, इसमें 73 लिखा है। उसके बाद है केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, ये भी याद नहीं रखना है। मध्य प्रदेश में नोटा का उपयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के राहुल गांधी जी कहाँ कहाँ सांसद बने हैं इस बार, कहाँ कहाँ 2 जगह चुनाव लड़ रहे थे वो, तो कौन कौन सी जगह है? उत्तर प्रदेश के रायबरेली एक जगह है, और केरल का वायनाड जगह, जहाँ अभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आया है वायनाड के क्षेत्र में, ठीक है ना, ये है। तो दोनों से वो सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे थे राहुल गांधी जी, लेकिन कौन सी सीट से, मतलब कौन सी सीट को अपनाया है? देखिए याद रखना है, ये भी कंडीशन है कि कोई भी सांसद या विधायक 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद अगर दोनों दोनों सीटों से जीत जाता है तो उसको चुनना होगा कि वो कौन, कहाँ के वो सांसद या विधायक रहना चाहते हैं। तो रायबरेली से क्या है, कांग्रेस, मतलब कांग्रेस से राहुल गांधी जो है उसको एक्सेप्ट किए हैं कि मैं रायबरेली से सांसद रहूँ करके। वायनाड की सीट खाली हो गई है, वहाँ से भी फिर उपचुनाव हो रहा है, ठीक है। तो ये है, उतना याद रखना है इसमें, ठीक है। बाकी इधर और कुछ है तो देख लेते हैं। चुनाव खर्च सीमा,
चुनाव खर्च सीमा देख लेते हैं हम लोग। चुनाव खर्च सीमा 6 जनवरी 2022 से प्रभावी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन होता है, ठीक है, आचार संहिता वाला है, कंडक्ट ऑफ कोड, जिसके तहत जो बड़े राज्य हैं उनके लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ज़्यादा लाख खर्चा करने की अनुमति है और विधानसभा क्षेत्र के लिए ज़्यादा रहेगा। उसी प्रकार हम लोग छत्तीसगढ़ का देखते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें लगभग बड़े राज्य हैं, उन लोग कितना खर्च कर सकते हैं लोकसभा चुनाव में, तो उन लोग जो है 95 लाख खर्च कर सकते हैं। 95 लाख मतलब एक जो उम्मीदवार है, कोई भी पार्टी का उम्मीदवार है, वो अधिकतम 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है, लेकिन ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक, किसी को पता नहीं रहता, कोई लोग करोड़ों में खर्च कर देते हैं, ठीक है, लेकिन 95 लाख अधिकतम है खर्च करने का। और वही विधायक का चुनाव बोला जाए तो 40 लाख है बड़े राज्यों के लिए, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ के हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है सांसद कोई भी है तो कितना वो चुनाव खर्च कर सकता है लोकसभा में, तो 95 लाख, और विधायक बनने के लिए वो अधिकतम 28 लाख खर्च कर सकता है, अधिकतम, इससे कम तो कर ही सकते हैं लेकिन अधिकतम 28 लाख, हालांकि बहुत ज़्यादा करते हैं, किसी को पता नहीं रहता है, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग देख लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग देखने से पहले हम लोग जो है इसको जो है हम लोग कर चुके हैं यहाँ तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारतीय निर्वाचन आयोग करेंगे। देखिए अभी वीडियो जो है लगभग 40 मिनट का बन गया है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करिए। देखो आपको वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताना चाहूँगा मैं, ठीक है। थैंक यू।